अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान अदबी फ़ोरम के चैनल ज़िया साबरी में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मारूफ अफसाना निगार व नावल निगार ज़िया साबरी का नावल ख़ज़ां रसीदक। नाज़रीन, इससे पहले की तमाम किस्तें हमारे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपने पिछली किस्तें नहीं देखी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे पहले कि हम नई वीडियो शुरू करें, आपकी खिदमत में गुज़श्ता किस्तों का खुलासा पेश करना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं गुज़श्ता किस्तों का खुलासा। अज़रा 6 माह बाद मुराद को अचानक बाज़ार में नज़र आई तो वो इसे लेकर करीबी रेस्तरान में चला गया। वहाँ उसने अज़रा को घर वापस आने के लिए कायल करना चाहा, मगर वो हमेशा की तरह इसे शशो पंज में छोड़कर चली गई थी। फिर मुराद ने इसे हर कीमत पर ढूंढकर वापस लाने का तहैया कर लिया और इसी धुन में वो मलीर के इलाके में इसे ढूंढने निकल खड़ा हुआ। बड़ी मुश्किल से उसने अज़रा का सुराग निकाला और इससे मिलने के लिए बंगले पर पहुंच गया। कॉल बेल दबाई तो अज़रा ने इसे वापस जाने का कहा। फिर उसको अंदर बुलाकर ड्राइंग रूम में बिठा दिया और खुद अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आकर मुराद के पास बैठ गई कि अचानक ड्राइंग रूम के दरवाजे पर कृष्ण चंद एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ नमूदार हुआ और पुलिस ने मुराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुराद को लेकर थाने पहुंची, जहां मुराद ने पुलिस से भिड़ने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उसे फुटबॉल बना लिया और बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर इसे एक वीरान सी जगह पर एक कोठरी में कैद कर दिया गया। 3 माह तक इस कोठरी में कैद रहने के बाद मुराद ने एक सिपाही परियल को अपना हमराज बनाया और उसकी मदद से वहां से भाग निकला। घर पहुंचा तो उसका मैनेजर घर का सामान उठाकर मकान खाली कर गया था। दफ्तर भी अपनी जगह मौजूद ना था। अब मुराद बेघर बेखानमा था। दोस्तों से मदद लेने का इरादा किया तो किसी भी दोस्त ने उसकी मदद ना की और आखिरकार कराची की सड़कों पर बेयारो मददगार घूमते हुए उसने हिम्मत हार दी और खुदकुशी के इरादे से नेटी जेटी के पुल की तरफ रवां हो गया। मुराद समुंदर में छलांग लगाने ही वाला था कि किसी ने इसे कॉलर से पकड़कर पीछे खींच लिया। मुराद ने देखा कि इसके सामने एक खुशपोश शख्स खड़ा है। वो उस शख्स पर पिल पड़ा और अपने दिल की भड़ास निकालने लगा। उस शख्स ने इसे हौसला दिया और बताया कि इसका नाम तारिक हाशमी है और वो एक एडवोकेट है। फिर तारिक हाशमी मुराद को समझा बुझाकर अपने साथ दफ्तर में ले गए। मुराद से उसकी पूरी कहानी सुनी और उससे वादा किया कि वो मुराद को इंसाफ दिलाएंगे। तारिक हाशमी ने मुराद को अपना असिस्टेंट रख लिया और अपने दफ्तर में ही रहाइश भी दे दी। तारिक साहब ने मुराद को साथ ले जाकर थाने में रहमान के खिलाफ FIR दर्ज कराई और हाई कोर्ट में हब्से बेजा और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की एक रेट बरखिलाफ इंस्पेक्टर खुर्शीद, कृष्ण चंद और अज़रा दायर कर दी। रेट की समाअत की तारीख में अभी 2 दिन बाकी थे कि कृष्ण चंद का पालतू गुंडा मंसूर रात को तारिक साहब के दफ्तर में पहुंच गया और मुराद को धमकी दी कि अगर उसने कृष्ण चंद के खिलाफ अदालत में बयान दिया तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। केस की समाअत के दिन मुराद तारिक साहब के साथ अदालत पहुंचा और तमाम दास्तान अदालत को सुना दी। मंसूर के खिलाफ भी एक दरखास्त अदालत में जमा करवा दी गई थी। समाअत शुरू हुई तो मुराद के बयान के बाद अदालत ने कृष्ण चंद से पूछा कि क्या अज़रा उसके साथ रहती है, तो कृष्ण चंद ने इकरार कर लिया, जिस पर तारिक साहब ने पॉइंट नोट कर लिया और अदालत की तवज्जो दिलाई कि एक मुसलमान लड़की एक हिंदू के साथ किस रिश्ते से रह रही है। अदालत ने इसी पॉइंट को बुनियाद बनाकर कृष्ण चंद और अज़रा की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया और साथ ही मंसूर के खिलाफ दायर दरखास्त पर कार्रवाई करते हुए मंसूर को भी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। अगली पेशी पर गवाहान तलब किए गए थे, मगर कोई चश्मदीद गवाह मिल नहीं रहा था कि किसी तरह परियल को पता चल गया और वो तारिक साहब के पास पहुंच गया और कहा कि वो इंस्पेक्टर खुर्शीद के खिलाफ गवाही देगा। कमरा अदालत खिंचाखिंच भरा हुआ था। वकला हजरात अपनी नशिस्तें संभाल चुके थे और जज साहब का इंतजार था। थोड़ी ही देर बाद एक चाको चौबंद सफेद बुर्राक वर्दी में मलबूस एहलकार ने
जज साहब की आमद का ऐलान किया। कमरा अदालत में मौजूद तमाम लोग एहतरामन खड़े हो गए। काले जुब्बे में मलबूस एक बावकार शख्सियत अदालत की कुर्सी पर आकर विराजमान हुई। जज साहब के चेहरे से जहानत और संजीदगी टपक रही थी। कनपटियों के बाल सफ़ेद थे और आम तासुर में सख्त गिर शख्सियत मालूम दे रहे थे। मुकदमा की कार्रवाई शुरू हुई और मुराद के गवाहान के बयान कलमबंद हुए। सबसे पहले होटल के मालिक अफजल का बयान रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद ईदी सेंटर के इंचार्ज गुलाम सुकलैन का बयान हुआ। दोनों के बयान से कोई खातिर खा फायदा हासिल न हुआ और कृष्ण चंद, अजरा और इंस्पेक्टर खुर्शीद पूरी तरह मुतमईन थे। मगर जब तीसरे गवाह का नाम पुकारा गया तो उनमें खिलबली मच गई। परियल का बयान रिकॉर्ड हुआ जिसने तमाम हकायक अदालत के सामने रख दिए और परियल का बयान खत्म होने पर जज साहब ने ऐलान किया। मुकदमे के अहम गवाह परियल के बयान से इस बात की तस्दीक होती है कि मुलजिम इंस्पेक्टर खुर्शीद अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए मुस्तगीज़ के साथ जुल्म व ज़्यादती का मुर्तकब हुआ है। गो कि फ़िलहाल इस्तगासा अपने इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर साबित नहीं कर सका, लेकिन शक की बुनियाद पर अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि इंस्पेक्टर खुर्शीद को मुअत्तल करके हिरासत में रखा जाए और आइंदा पेशी पर इसे पुलिस की ज़ेरे हिरासत अदालत में पेश किया जाए। मुकदमे की कार्रवाई आइंदा समाअत तक मुलतवी की जाती है। जज साहब के हुक्म पर फौरन ही इंस्पेक्टर खुर्शीद को हिरासत में ले लिया गया। कृष्ण चंद और अजरा पुलिस की ज़ेरे हिरासत अदालत से बाहर निकले तो तीनों ही मुराद की तरफ खूंखार नज़रों से देख रहे थे। वो परियल को साथ लेके तारिक साहब की मायियत में अदालत से बाहर आ गया। कोर्ट से खुर्शीद, कृष्ण चंद और अजरा की गिरफ्तारी के अहकामात जारी होने के बाद उन लोगों को यकीन हो गया था कि अब उनके बुरे दिन आ गए हैं। और अजरा के ताल्लुकात किसी ज़माने में वफाकी वज़ीर अब्दुल्ला खान से भी रहे थे और अब उसने जेल से किसी तरीक़ा से अब्दुल्ला खान से रब्ता किया और उससे मुदाखलत करके कुछ करने को कहा। और वज़ीर साहब अजरा के कहने पर तारिक साहब को फ़ोन कर बैठे। अब्दुल्ला खान तारिक साहब के ऑफिस में आए और मुराद और तारिक साहब से मुलाकात की। मुलाकात में अब्दुल्ला खान ने पूरी कोशिश की कि मुराद किसी तरह अपने केस से दस्तबरदार हो जाए, मगर तारिक साहब ने इसे हाथों हाथ लिया और वो अपना समूह लेकर चला गया। मुराद और तारिक साहब दफ्तर ही में बैठे थे कि फ़ोन की घंटी बज उठी। मुराद ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से पूछा गया कि क्या यह तारिक हाशमी एडवोकेट का ऑफिस है। इस बात में जवाब मिलने पर फ़ोन करने वाले ने तारिक साहब से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की तो मुराद ने फ़ोन तारिक साहब को दे दिया। उन्होंने कुछ बातें की और फिर कल कोर्ट में मिलने का कहकर फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करने के बाद तारिक साहब ने मुराद को बताया कि MNA अशफाक अहमद शाह था और तुम्हारे केस के बारे में बात करना चाहता था। मैंने इसे कल कोर्ट में मिलने का कहा है। मुराद ने कहा ठीक है सर, सुबह देखेंगे। और फिर तारिक साहब बोले चलो यार, अब कुछ काम की बात भी हो जाए। तुम कल के केस निकाल कर इनको तरतीब दे लो। अभी जावेद भी आता ही होगा और मैं चैम्बर में हूँ, कुछ केस स्टडी करना है। ये कहकर वो चैम्बर में घुस गए और मुराद अलमारी से मतलूबा केसों की फाइलें निकाल कर टेबल पर रखने लगा। इतने में जावेद भी आ गया। सलाम दुआ के बाद वो चैम्बर में जाकर तारिक साहब से अपने काम के मुतल्लिक हदायत लेने लगा। कुछ ही देर बाद वो चैम्बर से निकला और मुराद से कुछ फाइलें तलब की जो उसने निकाल कर दे दी। फिर वो अपनी सीट पर बैठकर अपने काम में लग गया और मुराद अपनी सीट पर। बाबा निज़ाम स्टूल पर बैठा ऊँघ रहा था। मुराद ने उसे पुकारा तो वो चौंक कर उठा। उसने इसे चाय बनाने का कहा और वो किचन में घुस गया। MNA अशफाक शाह ने कोर्ट में तारिक साहब और मुराद से मुलाकात की और केस के तमाम अखराजात के एवज सुलह की पेशकश की, मगर तारिक साहब ने इसे नॉकआउट करके भेज दिया। मंसूर के खिलाफ दरखास्त पर कोर्ट में वकला की बहस हुई और अदालत ने मंसूर को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी। उधर अजरा और कृष्ण की गिरफ्तारी के अहकामात के बाद जब अजरा पुलिस की ज़ेरे हिरासत अदालत से बाहर निकली तो बच्चों की आया नूर जहां सामने खड़ी थी। अजरा ने इसे हिदायत की कि वो इसकी वापसी तक बंगले में बच्चों को साथ लेकर रहे और अपने खामद और बच्चे अली मोहम्मद को भी साथ रख ले, जिस पर नूर जहां बच्चों को साथ लेकर बंगले पर शिफ्ट हो गई। बच्चे अपने बाप से मिलने को बेकरार थे और बार बार नूर जहां को तंग कर रहे थे। बार बार उससे पूछते थे कि पापा घर क्यों नहीं आते, मम्मा उस अंकल के साथ क्यों रहती है। काशिफ बाप से मिलने की जिद करता रहा और नूर जहां बच्चों को बहला फुसला कर चुप कराती रही।
कोर्ट में पहली ही पेशी पर कृष्ण और अजरा की गिरफ्तारी के हुक्म से मुराद के अंदर एक नई रूह सरायत कर गई थी और इसके पांव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे, मगर रह रह कर एक ख्याल ज़रूर सता रहा था और वो ख्याल था बच्चों का। फिर मुराद और तारिक साहब दफ्तर से निकल खड़े हुए। कुछ ही देर में वो मलीर के इलाके में दाखिल हो चुके थे। तारिक साहब ड्राइविंग कर रहे थे और मुराद उनको रास्ता बताता जा रहा था। इतने में वो मंजिल मकसूद तक पहुंच चुके थे। मुराद ने गाड़ी रुकवाई, नीचे उतरकर बंगले की कॉल बेल बजाई तो थोड़ी ही देर बाद रमज़ान गेट पर नमूदार हुआ, जिसे देखकर मुराद समझ गया कि नूर जहां अपनी फैमिली समेत बंगले में शिफ्ट हो चुकी है। वो बंगले के अंदर दाखिल हुए तो सामने ही लान में कमल और काशिफ अली मोहम्मद के साथ खेल रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र मुराद पर पड़ी तो दोनों पापा पापा कहते हुए दौड़े और आकर बाप से लिपट गए। तारिक साहब ने ख्याल जाहिर किया कि अब बच्चे मुराद से दोबारा जुदा होना कभी भी गवारा नहीं करेंगे और अब हमारा यहाँ से वापस जाना भी एक मसला है। मुराद ने उनके ख्याल की तस्दीक की। फिर जैसा कि नूर जहाँ ने बताया था कि कृष्ण का बाइस परशुराम भी यहाँ आ चुका था और उसको सारे केस की खबर मिल चुकी थी, इसलिए उसकी दोबारा यहाँ आमद भी मुतवक्को थी और वो कभी भी मुराद का वजूद वहाँ बर्दाश्त ना करता। इसी तरह के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वो तबादला ख्याल करते रहे। इसी उधेड़-बुन में काफ़ी वक्त गुजर गया। मुराद ने कलाई घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 10 बज रहे थे, मगर बच्चे अभी तक खेल में मसरूफ़ थे। इतने में अली मोहम्मद ने आकर खाना लगने की इतला दी तो सब अंदर आ गए। डाइनिंग टेबल सजी सजाई इंतज़ार कर रही थी। भूख भी खूब चमक उठी थी, बस वो खाने पर टूट पड़े। खूब सेर होकर खाना खाया। इतने में 11 बज चुके थे। मुराद ने दोनों बच्चों को साथ लिया और बेडरूम में आ गया। नींद जोर पकड़ चुकी थी, इसलिए उनको सुलाने में ज़्यादा दिक्कत ना हुई। चंद ही लम्हों में दोनों बच्चे नींद की आगोश में पहुंच गए तो मुराद बेडरूम से निकला। वक्त काफ़ी हो चुका था, इसलिए अब उन्होंने वापसी की ठानी। इंस्पेक्टर बाजवा ने मुराद को फ़ोन पर इतला दी कि रहमान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिस पर वो तारिक साहब के साथ थाने रवाना हो गया, जहां रहमान ने बयान किया कि अजरा ने मंसूर के ज़रिए उसकी बेटी को जरगमाल बनाकर किस तरह दफ्तर पर कब्ज़ा कर लिया था और फिर उसने मौका पाकर दफ्तर और घर का सारा सामान एक बंगले में शिफ्ट कर दिया और वो अब तक मुराद के सामान की हिफाजत कर रहा है। मुराद ने रहमान की बात पूरी नहीं होने दी और उठकर इसे घसीट कर गले लगा लिया। तारिक साहब हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ रहमान को देखे जा रहे थे। उधर इंस्पेक्टर बाजवा भी कहानी का रुख बदलते देखकर शशदर सा रह गया। फिर तारिक साहब ने इंस्पेक्टर को मुखातिब किया, बाजवा साहब, आप रहमान का बयान लेकर अपनी कार्रवाई मुकम्मल करें और इस FIR का चालान भी अजरा, मंसूर और कृष्ण चंद के नाम करके अदालत में भिजवा दें। आपका काम ख़त्म। तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्पेक्टर ने मुंशी को बुलाया और रहमान का तमाम बयान रिकॉर्ड कर लिया। रहमान ने जो बंगला किराए पर ले रखा था, मुराद ने इसी में नए सिरे से अपना दफ्तर कायम कर दिया था और एक पोर्शन रहमान और उसकी फैमिली को रहायश के लिए दे दिया था। इस तरह मुराद की रहायश और दफ्तर सब एक जगह जमा हो गया था। अब रहमान की फैमिली और मुराद एक इकाई बन चुके थे। रहमान इस कदम से खुश था कि इसे मुराद की खिदमत करने का मौका मिल रहा था और मुराद भी खुश था कि इसे ऐसा जानिसार और मुखलिस साथी मुयस्सर था। अच्छे वक्तों में मुराद ने बैंक अकाउंट अपने और अजरा के नाम पर ज्वाइंट खोले थे और दोनों में से कोई एक साइन काबिल कबूल थे। इसलिए मुराद की गैर मौजूदगी में जो चंद दिन अजरा ने दफ्तर पर कब्ज़ा जमाए रखा था, इन दिनों में उसने न जाने क्या क्या गुल खिलाए होंगे, ये तो बैंक जाकर ही पता चलता। उन्होंने दूसरे दिन बैंक जाने का प्रोग्राम तय किया और जब हिसाब किया तो पता चला कि कंपनी खसारे में है। मार्केट से रकूम वाजिबुल वसूल कम हैं और वाजिबुल अदा ज़्यादा हैं। इससे ज़ाहिर होता था कि बैंक में भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो बिल अजरा ने वसूल किए थे वो बैंक से निकलवा चुकी होगी। जब वो बैंक मैनेजर से मिले तो मुराद के तमाम खदशात दुरुस्त साबित हुए। बैंक स्टेटमेंट मंगवाई गई
तो पता चला कि बैंक में सिर्फ 2000 रुपये का बैलेंस मौजूद है और बाकी तमाम रकम निकलवाई जा चुकी है। कर्जे के तमाम हिसाब किताब करने पर पता चला कि कंपनी दिवालिया हो चुकी है, लाखों रुपए के बिल्स वाजिबुल अदा थे और बैंक खाली था। मुराद ने तारिक साहब से मशवरा करके बच्चों को अपने साथ रखने का फैसला किया और दूसरे ही दिन वो मलीर जाकर बच्चों और नूर जहां को साथ लेकर आ गया। अब नूर जहां पहले की तरह बच्चों की आया के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी और कंवल को अपने करीबी स्कूल में दाखिल करा दिया गया था। काशिफ अभी छोटा था, ज़िंदगी काफ़ी हद तक अपनी पुरानी डगर पर वापस आती जा रही थी। आज केस का फैसला होने वाला था। मुराद, रहमान और तारिक साहब इकट्ठे ही अदालत पहुंचे। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। नए चालान को देखकर जज साहब ने बड़ी खूंखार नज़रों से मुल्ज़मान की तरफ देखा और कलम उठा लिया। फैसला तो पहले ही लिखा जा चुका था, सिर्फ सुनाना बाकी था। जज साहब की बारोब आवाज़ गूंजी। तमाम हालात व वाक़यात का बगौर मुशाहिदा करने, गवाहान के बयानात और वकला की बहस को सामने रखते हुए अदालत इस नतीजा पर पहुंची है कि मुल्ज़िमा अज़रा और कृष्ण चंद ने मिलकर मुद्दई मुराद अली के साथ ज़्यादती की। इसे हब्से बेजा में रखा गया। उस पर जुल्म व सितम ढाए गए, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर खुर्शीद बराबर का शरीक मुजरम है, जिसने मुराद अली को बगैर FIR हब्से बेजा में कैद रखा और इस पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। साथ ही अज़रा और कृष्ण चंद ने मंसूर के ज़रिए मुराद अली को ज़दकोब करवाया और कत्ल की धमकियां दिलवाईं, जबकि इंस्पेक्टर खुर्शीद ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए कांस्टेबल परियल को मुलाजमत से बरतरफ करवाया। लिहाजा ये अदालत मुजरम कृष्ण चंद, अज़रा और खुर्शीद को हब्से बेजा, कत्ल की धमकियां, वहशियाना तशद्दुद करने के जुर्म में 7 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म सुनाती है और खुर्शीद को उसके ओहदा से बर्खास्त करके सिविल जेल भेजा जाए, जबकि इसके जुल्म का शिकार होने वाले कांस्टेबल परियल को उसकी मुलाजमत पर फौरी तौर पर बहाल करके इसके तमाम बकाया जात अदा करने का हुक्म देती है। मंसूर को पहले ही सज़ा सुनाई जा चुकी है। नया चालान जो थाना गुलशन इकबाल से हाल ही में पेश हुआ है, इसे मातहत अदालत सेशन कोर्ट में मुंतकिल किया जाता है और सेशन कोर्ट को हदायत की जाती है कि अज़रा और कृष्ण चंद के खिलाफ जना हदूद आर्डीनेंस के तहत अलहदा मुकदमा कायम करके कार्रवाई की जाए। अदालत बर्खास्त। साहब, जावेद साहब का फ़ोन है। नूर जहां ने फ़ोन मुराद की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मुराद ने एक हाथ से चाय का कप उठा रखा था, दूसरे हाथ से फ़ोन लिया और कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से जावेद की घबराई हुई सी आवाज़ सुनाई दी। मुराद साहब, आप फौरी तौर पर जिना अस्पताल के कार्डियोलॉजी वार्ड में पहुंच जाएं। क्यों, खैरियत है भाई, क्या हुआ? मुराद ने इस्तफसार किया तो जावेद की आवाज़ मज़ीद बर्रा गई। तारिक साहब को हार्ट अटैक हुआ है, मैं वहीं से बोल रहा हूँ। अभी वो ICU के दरवाजे से कुछ फासले पर था कि ICU का दरवाज़ा खुला और वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर धकेलता हुआ बाहर ले आया। वो भागकर वहाँ पहुँचा। स्ट्रेचर के पीछे ही डॉक्टर और नर्सें भी आ रही थीं। उसने दवाएं डॉक्टर की तरफ बढ़ाईं तो वो बोला, आई एम सॉरी, अब इनकी ज़रूरत नहीं रही। और मुराद को ऐसे लगा जैसे तमाम दुनिया में अंधेरा छा गया हो। मुराद दिल ही दिल में उनसे मुखातब था, सर, आप मुझे किसके सहारे छोड़ गए हैं? अब मैं क्या करूँगा? मैं तो जी ही आपके सहारे से रहा था सर, अब दरमियान में मेरा साथ छोड़ गए। ये दिन देखने से तो अच्छा था कि मैं उस दिन समंदर में कूद जाता और आप मुझे ना बचाते। और फिर मुराद की सोच का दायरा बहते बहते माजी की अथाह गहराइयों में जा गिरा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आया था और मैं फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गया था। मैं बहुत खुश था और आइंदा के दिनों की प्लानिंग कर रहा था। इन्हीं दिनों मेरे वालिद ने साफ तौर पर कह दिया कि वो मैट्रिक तक पढ़ा चुके हैं, अब इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकते और जो कुछ करना है मुझे खुद ही करना है। बस फिर क्या था, मैं अपने लिए नौकरी ढूंढने में लग गया। सैकड़ों जगह पर दरखास्तें दी मगर कहीं से नौकरी की भीख नहीं मिली। मजबूरन छोटी मोटी मजदूरी करने लगा। इन्हीं दिनों न जाने मेरे वालिदैन को क्या सूझी कि उन्होंने मेरी शादी करने का मंसूबा बना डाला। पता ये चला कि मेरे नाना के एक दोस्त हैं, उनकी एक मुतल्लका बेटी है, उससे मेरी शादी की जा रही है ताकि नाना जान अपनी दोस्ती निभा सकें।
میں نے والدین کی خوشی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دیا، اور اس طرح فرحین میری شریک حیات کے روپ میں میری زندگی میں آ گئی۔ ہم بڑی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، مگر فرحین میں ایک کمی یا خامی تھی، وہ یہ کہ وہ بولتے ہوئے کچھ نہ سوچتی تھی، جو منہ میں آیا کہہ دیا، دوسرے لفظوں میں زبان دراز تھی۔ میں نے اس کو بہت دفعہ پیار سے سمجھایا کہ اپنی اس عادت پر قابو پائے، مگر شاید یہ بات اس کی فطرت میں رچ بس گئی تھی۔ اسی دوران میں نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان بھی پرائیویٹ طور پر پاس کر لیا۔ پھر اللہ نے مجھے پہلے بچے سے نوازا، جس کا نام ارحم رکھا گیا۔ ارحم کی پیدائش پر میں کتنا خوش تھا۔ فرحین بھی پھولے نہ سماتی تھی، مگر میرا غم روزگار کم نہ ہو سکا اور مجھے کوئی ڈھنگ کی نوکری یا کاروبار نہ مل سکا۔ اسی طرح شب و روز بیت رہے تھے۔ پھر دوسرا بچہ عاصم پیدا ہوا اور پھر تیسرا عمران پیدا ہو گیا۔ اب میں 3 بچوں کا باپ تھا۔ ارحم اسکول جانے لگا تھا، مگر میرے مالی حالات جوں کہ توں تھے۔ والدین نے فرحین کی زبان درازی کا بہانہ بنا کر مجھ سے ناتا ہی توڑ ڈالا تھا۔ اسی دوران لاہور میں ایک نئی فرم اکرم ایڈورٹائزرز کا قیام عمل میں آیا۔ ان کو اسٹاف کی ضرورت تھی۔ میں نے وہاں انٹرویو دیا تو منتخب کر لیا گیا۔ اب میں اکرم ایڈورٹائزرز میں بطور اسسٹنٹ مینیجر کام کر رہا تھا۔ تنخواہ بھی اچھی تھی اور عزت والی جاب تھی۔ اب جا کر کہیں مجھے اپنی زندگی کا اندھیرا چھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا، اور ایک دن جب میں آفس گیا تو اپنی سیٹ کے ساتھ ایک نئی سیٹ دیکھی جس پر ایک دان پان سی لڑکی براجمان تھی۔ میں حیران سا اپنی سیٹ کی طرف بڑھا، اس نوارے سے ہیلو ہائے کیا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس سے تعارف کروں کہ وہ خود ہی بول اٹھی، کیسے ہیں آپ سر؟ میں ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا اور پوچھا، آپ یہاں؟ اس نے میرا فکرہ اچک لیا۔ میں یہاں آج سے آپ کے ساتھ کام کروں گی۔ میں اکرم صاحب کی سیکرٹری کے فرائض انجام دوں گی۔ میرا نام عذرا ہے۔ اوہ، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، میں نے رسمن کہا اور بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ ایک چھوٹے قد کی دبلی پتلی لڑکی تھی۔ آنکھوں سے بلا کی ذہانت ٹپکتی تھی اور لہجے اور بول چال سے بہت بے باکی جھلکتی تھی۔ چہرہ مہرہ ایسا تھا کہ ہر آدمی کی توجہ کا مرکز تھا، گویا کہ اس کی صورت میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ ہر شخص اس کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔ مجھے بالکل پتہ نہیں چلا کہ کب میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ وہ مجھے چند لمحوں کے لیے نظر نہ آتی تو میں بے چین ہو جاتا۔ دفتر سے گھر جاتا تو دل نہ لگتا، شدت سے صبح کا انتظار رہتا اور صبح دفتر وقت سے پہلے ہی پہنچ جاتا۔ حتیٰ کہ ہماری حرکتیں مشکوک ہوتے ہوتے اس حد تک بڑھ گئیں کہ پورا دفتر ہماری محبت کی باتیں کرنے لگا۔ اکرم صاحب کو بھی پتہ چل گیا۔ ہفتہ کا دن تھا، اگلے دن اتوار کی چھٹی تھی۔ اکرم صاحب کاروباری سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ دفتر کا اسٹاف چھٹی کر کے جا چکا تھا اور اب میں، عذرا اور چپراسی ہی دفتر میں موجود تھے۔ اس موقع پر اچانک شیطانی خیالات نے مجھ پر غلبہ پا لیا اور میں نے عذرا سے یوں ہی کہا، جانباً کیا خیال ہے آج اپنی محبت کو لازوال بنا دیں؟ اکرم صاحب یہاں نہیں ہیں، دفتر خالی ہے، کیا خیال ہے آج دفتر میں ہی رک جائیں؟ ہم دونوں کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں اور ایک دوسرے کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سانسیں کچھ درست ہوئی تو عذرا نے بڑے پیار بھرے انداز سے میری طرف دیکھا اور میں نے اسے باہوں میں جکڑ لیا۔ اب ہم ایک دفعہ پھر موٹر وے پر سفر کرنے کو تیار تھے۔ اس دفعہ سفر کچھ زیادہ لمبا ہو گیا تھا اور سفر کی تکان کی وجہ سے ہمارے جسم ٹوٹنے لگے تھے، اور اب پوری رات ہماری تھی۔ ہم تھے اور موٹر وے۔ ساری رات بار بار کے سفر سے صبح تک عذرا بے ہوش ہو گئی، جسے میں مشکل سے ہوش میں لایا۔ وہ رات میں آج تک بھول نہیں سکا۔ عذرا اب مکمل طور پر میرے ہوش و حواس پر چھا چکی تھی، اور اب مجھے اور عذرا کو اپنی قابل اعتراض سرگرمیوں کی وجہ سے اکرم ایڈورٹائزرز کے دفتر سے بھی برخاست کر دیا گیا۔ مگر ہم پھر بھی اسی طرح ملتے رہے، اور پھر ایک دن میں نے عذرا کو شادی کی پیشکش کر دی، مگر میری حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب عذرا نے صاف انکار کر دیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ جذباتی تو میں شروع سے ہی بہت ہوں۔ میں نے میڈیکل سٹور سے خواب آور گولیاں خریدی اور گھر جا کر پوری کی پوری شیشی کھا کر سو رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو فرحین نے مجھے عذرا کے ساتھ گھر سے نکال دیا، اور وہ مجھے نیم بے ہوشی کی حالت میں لے کر مختلف جاننے والوں کے گھروں میں گھومتی رہی، اور آخر کار میرے ایک دوست صدیق شاہ کے پاس سیالکوٹ لے گئی۔ وہاں ہم نے نکاح کر لیا، مگر صدیق شاہ نے ہمیں دھوکہ میں رکھ کر
मेरे घर वालों से रब्ता करके हमें वहाँ से पकड़वा दिया। अज़रा के घर वाले इसे अपने साथ ले गए और मैं दरबदर हो गया। फिर एक दिन अनारकली में घूमते हुए अज़रा मिल गई और हमने एक बार फिर घर छोड़ने का प्रोग्राम बना लिया और कराची आ गए। कराची आकर हमने एसी एडवर्टाइज़र्स के नाम से कंपनी बना ली। कारोबार के लिए रकम की ज़रूरत पड़ी तो अलाइड बैंक के मैनेजर कृष्ण चंद से रब्ता करके हमने कर्ज़ ले लिया और फिर ये कर्ज़ ही मेरी बर्बादी का सबब बन गया। कृष्ण चंद ने आहिस्ता आहिस्ता अज़रा पर काबू पा लिया और वो एक दिन बच्चों समेत घर से कृष्ण चंद के साथ भाग गई। फिर अचानक एक दिन बाज़ार में अज़रा मुझे नज़र आई तो मैं इसे लेकर करीबी रेस्टोरेंट में गया, मगर वो फिर मुझे चकमा दे के निकल गई थी। रहमान ने मुराद का कंधा हिलाया तो वो अपने ख्यालों से चौंका। तारिक साहब की मैयत घर पहुंच चुकी थी और फिर कफन दफन की तैयारियां शुरू हो गईं। सुबह को इस अजीम सपूत को मनो मिट्टी के हवाले करके मुराद रहमान का सहारा लेता हुआ बोझल कदमों से कब्रिस्तान से बाहर आ गया। तो नाजरीन, ये था गुज़श्ता किस्तों का खुलासा और आइए अब देखते हैं नावल ख़ज़ां रसीदा की 11वीं किस्त। सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, रहमान ने मुराद के सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मुराद सख्त परेशानी के आलम में दफ्तर में बैठा था और मौजूदा हालात पर गौर व फिक्र कर रहा था कि रहमान ने इसे चौंका दिया। हाँ रहमान साहब, बोलें, क्या कहना चाहते हैं आप? रहमान ने खंकार कर गला साफ करते हुए इसका सिलसिला कलाम जोड़ा। सर, मैं देख रहा हूँ कि अपने ऑफिस के हालात दिन ब दिन बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। लोगों का काफ़ी कर्जा हमारे सर पर है और कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया है। सर, आप मेरी इस बात का कुछ गलत मतलब ना लीजिएगा। मैं सारे हालात से वाकिफ़ हूँ, इसलिए ये बात करने जा रहा हूँ। रहमान साहब, आप जो कहना चाहते हैं खुल कर कहें, हिचकिचा क्यों रहे हैं? मुराद ने रहमान की बात काटते हुए कहा। फिर भी रहमान ने तमहीद बांधते हुए बात शुरू की। सर, दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था कि जहाँ तक हो सका मैंने आपका साथ दिया है, मगर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मेरे बच्चों की रोटी भी पूरी नहीं हो रही, इसलिए मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। सर, मैंने इसीलिए एक जगह पर मुलाजमत की बात की है। आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे जाने की इजाज़त दे दें और मेरा मशवरा है कि आप भी ऐसी एडवर्टाइज़र्स को बंद करके कहीं मुलाजमत कर लें। हालात का यही तकाजा है। रहमान इतना कहकर इस्तफामिया नज़रों से मुराद की तरफ देखने लगा। वो सोच में पड़ गया। हालात वाकई इस कदर गंभीर हो गए थे कि वो रहमान को रुकने के लिए भी नहीं कह सकता था। दफ्तर का कई माह का किराया सर पर था और अखराजात भी पूरे ना होते थे, इसलिए उसने कुछ लम्हों की तवक्कुफ़ से रहमान को जाने की इजाज़त दे दी और उससे कहा, देखो रहमान, अब मैं तुम्हें अपना मुलाज़म तो बिल्कुल नहीं समझता था, मगर हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है। ठीक है, आप अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए कहीं कोशिश कर देखें। अलबत्ता मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे वाजिबात अदा करके रुखसत कर सकूँ। अगर हालात ने मुझे इजाज़त दी तो मैं तुम्हारा हक़ तुम्हें ज़रूर पहुँचाऊँगा। बाकी मैं माजरत खा हूँ कि आपको मेरी वजह से कोफ्त, परेशानी और तंग दस्ती देखना पड़ी है। अरे नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। मैं फिर भी हर तरह से आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। आप जब भी आवाज़ देंगे रहमान हाज़िर होगा। रहमान ने जज्बात से पुर लहजा में कहा और उठकर दफ्तर से निकल गया। शायद अब वो मज़ीद मुराद के सामने बैठने की ताब न रखता हो। रहमान चला गया और मुराद अपने दफ्तर में अकेला बैठा उधेड़ बुन में लग गया। तारिक साहब की वफ़ात के बाद हालात ने एकदम पलटा खाया था। कारोबार जो थोड़ा बहुत था वो भी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ गया था। जो माली मुआवनत बुरे वक्त में तारिक साहब से मिल जाया करती थी, अब वो इससे महरूम हो चुका था। इसलिए कारोबार का ठप हो जाना फितरी अमर था। दूसरे ये कि पहले तारिक साहब की वजह से जो लेनदार मुराद का लिहाज कर जाते थे, अब वो भी खुलकर मुतालबा करते थे। इस तरह तारिक साहब की वफ़ात के बाद 1 साल के अंदर अंदर मुराद दिवालिया हो चुका था
और दानिशमंदी का तकाजा भी यही था जो रहमान ने फैसला किया था। दूसरी सुबह रहमान अपने घर का सामान एक ट्रक में लाद कर अपने बीवी बच्चों समेत रुखसत हो गया और अब मुराद, नूर जहां, इसका शौहर, रमज़ान और बच्चे इस बंगले में रह गए जिसमें दफ्तर भी कायम था। वो दिन मुराद ने बड़ी बेकरारी में गुजारा। रह रह कर रहमान के एहसानात और खलूस याद आ रहे थे और वो बेचैन हो जाता था कि ऐसा मुखलिस साथी इसे छोड़कर चला गया था। इसी तरह रात हो गई। रात को वो टीवी लाउंज में बैठा बज़ाहिर टीवी देख रहा था, मगर जहन कहीं और मसरूफ़ था। बच्चे पास ही खेल रहे थे। नूर जहां किचन में थी और रमज़ान कहीं बाहर गया हुआ था। थोड़ी देर बाद रमज़ान बाहर से आ गया और साथ ही नूर जहां ने खाना लग जाने का संदेशा दिया। सब उठकर डाइनिंग टेबल पर आ गए। बच्चों को नूर जहां खाना खिला रही थी, साथ ही रमज़ान बैठा था। मुराद के हलक से नवाला नहीं उतर रहा था। उसने रमज़ान और नूर जहां को मुखातब करके कहा, सुनो भाई, मैं सख्त परेशान हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अगर तुम लोग कुछ मेरी मदद कर सको तो बताओ कि इन हालात में अब हमें क्या करना चाहिए। नूर जहां फ़ौरन बोल उठी, भाई आप क्यों परेशान होते हो? जब काम ही नहीं है तो ये जहाज़ जितना बंगला रखने की क्या ज़रूरत है? मेरी मानो, आप बंगला खाली कर दो और अपने काम के बारे में कुछ सोचो। नूर जहां, वो तो ठीक है, बंगला भी चलो खाली कर दिया, मगर फिर रहेंगे कहाँ? और तुम लोग? मुराद ने बेचैनी से कहा तो नूर जहां ने उसकी बात दरमियान में उचक ली। भाई आप भी हद करते हो। हमारा मकान है ना, उसमें चल के रहते हैं। आप कोई काम वाम कर लेना और बस आप जितना भी ला कर दे दिया करोगे, मैं इसी में गुजारा कर लूँगी। आप परेशान न हो भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो एक सर्द आह भर के रह गया। खाना वहीं का वहीं रखा था। फिर नूर जहां और रमज़ान ने इसरार करके इसे खाना खिलाया और वो उठकर बेडरूम में आ गया और आइंदा के प्रोग्राम के ताने बाने में उलझ गया। बहुत सोच विचार के बाद आखिर हतमी फ़ैसला कर ही लिया और एसी एडवर्टाइज़र्स को बंद करके बंगला खाली करने का फ़ैसला कर लिया। अलबत्ता ये अभी तक फ़ैसला नहीं किया था कि रहना कहाँ है। पहले तो ये मसला था कि बंगले के किराए के वाजिबात अदा करने के लिए रकम का बंदोबस्त किया जाए। बहुत सोचता रहा, मगर कोई दोस्त समझ में नहीं आ रहा था जिससे 20,000 की रकम यकमुश्त उसे मिल सकती। इसी उधेड़ बुन में न जाने कब उसकी आंख लग गई। रात की बेचैनी और इज़्तिराब की वजह से सुबह मुराद देर तक सोता रहा। जब उठा तो बच्चे स्कूल जा चुके थे और नूर जहां घर के कामकाज में मसरूफ़ थी। गुस्ल वगैरह से फारिग होकर उसने नूर जहां को आवाज़ दी और नाश्ता लाने को कहा। नाश्ते से फारिग होकर उसने कपड़े तब्दील किए और नूर जहां से ये कहकर घर से निकल पड़ा कि मैं रकम का कोई बंदोबस्त करके आता हूँ। घर से निकलकर वो यूं ही पैदल सड़क पर चला जा रहा था और सोच रहा था कि आखिर कहाँ से रकम मिल सकती है कि अचानक जहन में एक ख्याल आ गया कि जब दफ्तर को बंद कर देने का फ़ैसला कर ही लिया है तो दफ्तर के सामान को क्या करना है। नूर जहां के घर में इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि ये सारा सामान वहां रखा जा सके। इसलिए बेहतर यही है कि किसी दोस्त से मज़ीद कर्ज़ा लेने की बजाय दफ्तर का सामान फ़रोख्त कर दिया जाए और जो रकम इससे हासिल हो बंगले का किराया वगैरह अदा करके नए सिरे से कोई काम वगैरह ढूंढा जाए। इस ख्याल के आते ही वो बस स्टॉप पर रुक गया और लालू खेत जाने वाली बस में सवार हो गया। लालू खेत उतर कर मुराद गरीबाबाद पहुंच गया जहां पुराने फर्नीचर की दुकानें थीं। एक दुकान पर पहुंचकर वो दुकानदार से बात करने लगा और उसे बताने लगा कि मेरे पास दफ्तर का मुकम्मल सामान मौजूद है और इसे फ़रोख्त करना चाहता हूँ। दुकानदार इससे सामान की तफसील मालूम करने लगा और वो इसे तमाम चीज़ों की तफसील लिखवाने लगा। अभी वो इसी काम में लगे थे कि एक गाहक दुकान में दाखिल हुआ। मुराद बाहर की तरफ पुश्त करके बैठा था और दुकानदार का रुख सामने था। दुकानदार मुराद से माजरत करके नए आने वाले गाहक से बात करने लगा। गाहक कह रहा था कि इसे दफ्तरी फर्नीचर की ज़रूरत है। उसकी आवाज़ मुराद को कुछ जानी पहचानी सी लगी और फिर चंद ही लम्हों में वो इसे पहचान गया। वो दिलावर की आवाज़ थी। उसने मुड़कर देखा तो वो दिलावर ही था। उसकी नज़र जैसे ही मुराद पर पड़ी तो वो बड़े तपाक से बाहें खोले उसकी तरफ बढ़ा। अखा मुराद साहब आप? अरे यार कहाँ गुम हो गए थे? मुराद ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी
اور اس سے گلے ملنے کے لیے کھڑا بھی نہیں ہوا۔ اس کی باہیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دلاور دکاندار کو چھوڑ کر مراد کے پیچھے پڑ گیا۔ یار مراد، کیا بات ہے، اتنی بے رخی؟ دلاور صاحب، آپ کے والد آپ کو بھی چلتا نہ کر دیں، آپ مجھ سے دور ہی رہیں۔ اس نے دل کی بڑاس نکالی تو دلاور نے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ لیا اور سینے سے لگا لیا۔ یار تم اتنے سالوں بعد بھی اس بات کو بھول نہیں سکے؟ آئی ایم سوری یار، چلو آؤ باہر کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مراد نے معذرت کرتے ہوئے کہا، نہیں دلاور صاحب، میں ضروری کام سے یہاں آیا ہوں، میں آپ کی دوستی کے قابل نہیں ہوں، مجھے معاف ہی رکھیں۔ اس پر دلاور نے اسے زبردستی گھسیٹ لیا اور اسے لے کر دکان سے باہر آ گیا۔ دکاندار اپنے دو گاہک جاتے ہوئے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایک ریستوران میں بیٹھ کر دلاور نے کولڈ ڈرنک کا آرڈر دیا اور مراد کی طرف متوجہ ہو کر بولا، یار مراد، تمہارا غصہ اور ناراضگی اپنی جگہ ٹھیک ہے، مجھے واقعی ہی تمہارے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ دراصل اس وقت حالات ہی ایسے تھے کہ میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ خیر اب غصہ چھوڑو اور مجھے بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے اور اتنا لمبا عرصہ کہاں اور کیسے گزارا۔ مراد نے مختصراً سارے حالات و واقعات اس کے گوش گزار کر دیے اور وہ بڑی گہری سوچ سے افسردہ سے لہجے میں بولا، یار مراد، تم پر اتنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے اور میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکا۔ یار ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں واقعی بہت خود غرض ہو گیا تھا۔ بہرحال کوئی بات نہیں، اب تم بے فکر ہو جاؤ، میں سب سنبھال لوں گا۔ نہیں دلاور، اب میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ میں دفتر کا سامان فروخت کرنے یہاں آیا تھا اور دکاندار سے بات چل رہی تھی، بس اس سے سودا طے کر کے میں سامان اس کو اٹھوا دوں گا اور خود کوئی ملازمت وغیرہ کروں گا۔ مراد نے دلاور کی بات کاٹ کر جواب دیا تو دلاور بولا، اچھا بابا ٹھیک ہے، آپ دفتر کا سامان بیچنے یہاں آئے تھے اور میں خریدنے، چلو مجھے سامان دکھاؤ، مجھے ضرورت ہے، میں خرید لوں گا، چلو اٹھو۔ مراد بادل نخواستہ اٹھا۔ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ اب دلاور سے کسی قسم کا رشتہ رکھے، کیونکہ اس نے اس وقت اس سے منہ موڑا تھا جب اسے اس کی سخت ضرورت تھی، مگر آج بھی مراد بہت مجبور تھا اور اسی مجبوری کے تحت یہ سوچ کر اس کے ساتھ چل دیا کہ مجھے تو سامان بیچنا ہی ہے، پھر دلاور کو ہی کیوں نہ بیچ دوں۔ مراد دلاور کے ساتھ اسی کی گاڑی میں اپنے دفتر نما گھر پہنچا اور نور جہاں سے چائے وغیرہ لانے کو کہا اور دلاور کو سامان دکھانے لگا۔ سارا سامان دیکھ کر دلاور نے پوچھا، تو کیا تم یہ سب فروخت کرنا چاہتے ہو یا کوئی چیز اپنے لیے رکھنا چاہتے ہو؟ نہیں، دفتری کاغذات کے علاوہ تمام فرنیچر، اے سی، پنکھے وغیرہ تمام سامان بیچنا ہے، اس نے جواب دیا تو دلاور نے کہا، ٹھیک ہے، یہ سب سامان میرا ہوا، کتنے پیسے لوگے اس سب کے؟ مراد نے کہا کہ سامان تو زیادہ کا ہے مگر مجھے اس وقت 30,000 روپے کی ضرورت ہے، اگر اتنا ہی مل جائے تو ٹھیک ہے۔ اتنے میں نور جہاں چائے لے آئی، دونوں نے بیٹھ کر چائے پی اور چائے کے دوران دلاور نے کہا، مراد ٹھیک ہے، تم ابھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ابھی ادائیگی کر دیتا ہوں، تم کرایہ وغیرہ ادا کر کے کل تک فارغ ہو جاؤ اور میں پرسوں سامان اٹھوا لوں گا، بس اب ٹھیک؟ اب یار خدا کے لیے اپنا موڈ ٹھیک کرو اور اتنے بیگانے نہ بنو، میری ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا تو نہ دو۔ مراد نے بھی اپنا مسئلہ حل ہوتا دیکھ کر دل سے غصہ نکال کر اٹھ کر دلاور کو گلے لگا لیا۔ چائے پی کر وہ فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ دلاور کے ساتھ ہی واپس آ گیا۔ دلاور نے راستہ میں اسے لمبا لیکچر دیا کہ اب وہ اس کے ساتھ رابطہ میں رہے، اگر کوئی کاروبار کرنا ہے تو وہ بھی کروا دے گا، ہمت نہیں ہارنا وغیرہ، اور ساتھ ہی اپنا موبائل نمبر بھی اس نے مراد کو دے دیا۔ اس اثناء میں وہ دلاور کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے مراد کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ اس نے 50,000 کی رقم مراد کے سامنے رکھ دی اور بولا، مراد تم یہ سب رقم رکھ لو اور اپنے مسائل حل کرو، کیونکہ میرے حساب سے تمہارا سامان اس سے زیادہ کا ہے۔ مراد نے شکریہ کے ساتھ رقم لے لی تو وہ بولا، دیر از نو تھینکس نو سوری ان فرینڈشپ، اوکے؟ مراد مسکرا کر چپ ہو رہا۔ پھر اس نے مراد کو اپنی گاڑی میں ہی واپس اس کے گھر پر چھوڑا اور اس نے مطمئن ہو کر نور جہاں سے کہہ دیا کہ وہ اپنا ساز و سامان وغیرہ سمیٹ لے اور دفتر کے کاغذات وغیرہ بھی اس کو بتا دیے کہ کس طرح ان کو سنبھالنا ہے۔ اسے بتا دیا کہ پرسوں ہم بنگلہ خالی کر رہے ہیں۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے سوچا کہ صبح ہی کرایہ وغیرہ کے واجبات ادا کیے جائیں۔ پھر مراد نے بنگلے کے مالک کا نمبر ڈائل کیا
और उसे बता दिया कि वो बंगला खाली कर रहा है और वो सुबह आकर हिसाब किताब कर ले। नूरजहां और रमज़ान के साथ मिलकर उसने सामान की पैकिंग शुरू कर दी। दफ्तर का तमाम फर्नीचर वगैरह वैसे ही छोड़ दिया और बाकी सामान उन्होंने पैक कर लिया। सिर्फ बर्तन वगैरह किचन में रह गए थे। दूसरी सुबह मालिक मकान आया और हिसाब करके इसे तमाम वाजिबात अदा कर दिए गए और उसे बता दिया कि कल परसों तक बंगला खाली हो जाएगा। फिर अगले दिन दिलावर भी आ गया और उसने तमाम सामान ट्रक में लाद कर रवाना कर दिया। मुराद बच्चों के स्कूल चला गया और उनके सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिए। अब तमाम काम हो चुके थे और अब वो बंगला खाली करने के लिए तैयार था। शाम को रमज़ान को साथ लिया और अपना मुख्तसर सा सामान सुजुकी पिकअप में रखा और जैकब लाइन में उसके घर पर शिफ्ट हो गया। कमल अजीब अजीब नज़रों से सब कुछ देख रही थी। अब मुराद नूरजहां के छोटे से मकान में एक चारपाई पर पड़ा सोच रहा था कि उस खबीस औरत अज़रा ने मुझे क्या से क्या बना दिया है, मुझे किन हालात को पहुंचा दिया है, मगर मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका था। गो कि वो अब जेल में थी, मगर 7 साल का अरसा क्या होता है, जिसमें से 2 साल तो गुजर भी चुके थे और कुछ ही अरसा बाद वो खबीस फिर मेरे सामने होगी और जेल से वापस आकर वो न जाने क्या गुल खिलाएगी। अब मुराद मुलाजमत की तलाश में था और काफ़ी भागदौड़ के बाद एक प्राइवेट स्कूल में इसे टीचर की जॉब मिल गई। उसने ऐसे ही गनीमत समझकर कबूल कर लिया कि चलो कम अज़ कम घर का खर्च तो चलेगा। कमल को उसने अपने ही स्कूल में दाखिल करा दिया था और वो साथ ही स्कूल चली जाती और साथ ही वापस आ जाती थी। इसी तरह ज़िंदगी घिसट रही थी। मुराद अपने कर्जदारों से छुपता छुपाता ज़िंदगी गुजार रहा था, गुमनाम ज़िंदगी। एक वक्त था कि वो महफिलों की जान हुआ करता था और एक ये वक्त कि वो लोगों से मुंह छुपाता फिरता था, महफिलों से कतराता था और गोशा नशीन होकर रह गया था। सुबह उठकर स्कूल और स्कूल से छुट्टी करके घर वापस और फिर बाकी सारा वक्त घर पर ही गुजरता। हालांकि नूरजहां और रमज़ान इसे अक्सर कहते रहते कि आप इस कदर तन्हाई पसंद क्यों हो गए हैं, फारग वक्त में बाहर निकला करें, घूम फिर आया करें, मगर वो उसको क्या बताता कि वो सरेआम क्यों नहीं घूमता। अब तो वो बच्चों को भी कभी घुमाने नहीं ले जाता था, कभी कभार नूरजहां इनको ले जाती और मुराद घर पर ही रहता। अजीब बेबस और मजबूर ज़िंदगी थी उसकी। इसी तरह कई साल गुजर गए और अब तो वो पिछली ज़िंदगी को एक ख्वाब ही समझने लगा था। अब तो खुद को सिर्फ एक मामूली स्कूल टीचर ही तस्वर करता था और स्कूल टीचरों की ही तरह सोचने लगा था। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं, इसलिए आजकल सारा वक्त घर पर ही गुजरता था। ऐसे ही एक दिन मुराद घर पर पड़ा था, बच्चे भी घर पर ही थे कि अचानक दरवाज़ा खुला और अज़रा अंदर आ गई। मुराद इसे देखकर शशदर सा रह गया। उसकी सज़ा ख़त्म भी हो गई थी और वो रिहा होकर भी आ गई थी और इसे इतना अरसा गुजर जाने का एहसास तक न हुआ। अज़रा ने खूंखार नज़रों से मुराद की जानब देखा और सीधी नूरजहां के पास जा बैठी। नूरजहां हस्बे मामूल अपनी ऊंची आवाज़ में उससे गिले शिकवे करने लगी। मुराद से अज़रा का सामना नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो उठा और चुपके से बाहर निकल गया। यूं ही बेमकसद इधर उधर घूमता रहा और जब शाम हो गई तो घर वापस आया। अज़रा जा चुकी थी। उसने नूरजहां से पूछा कि वो कब रिहा होकर आई है, तो उसने बताया कि 2 दिन पहले वो रिहा होकर आई है और यहाँ वो बच्चों का पता करने आई थी। मुराद ने फ़ौरन इसे कह दिया कि आइंदा अज़रा को यहाँ नहीं आना चाहिए और अगर आए तो उसको साफ मना कर दे कि वो यहाँ ना आया करे। नूरजहां ने ऐसा करने की हामी भर ली, मगर वो मुतमईन ना हुआ। इसे अब एक अजीब सी बेचैनी लग गई थी और न जाने क्यों इसकी छठी हिस्स बता रही थी कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर होगी। अब मुराद बहुत मोहतात हो गया था। चंद ही दिनों बाद स्कूल की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी। छुट्टियों में वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा था। खुदा खुदा करके छुट्टियां ख़त्म हुई और स्कूल की मसरूफियत दोबारा से शुरू हुई तो मुराद की सांस में सांस आई। इस दौरान 3-4 दफ़ा अज़रा नूरजहां के घर आ चुकी थी और वो हर दफ़ा उसके आने पर घर से बाहर आ जाता था। एक दिन मुराद स्कूल से छुट्टी करके घर वापस आया तो घर पर ताला पड़ा था। कमल आज स्कूल नहीं गई थी क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। पड़ोसियों से मालूम करने पर पता चला कि अज़रा आई थी और नूरजहां बच्चों को साथ लेकर उसके साथ गई है। चाबी वगैरह भी नहीं देकर गई थी। रमज़ान और अली मोहम्मद पहले ही गांव गए हुए थे। उस दिन मुराद देर तक रात को इधर उधर घूमता रहा और बार बार घर का चक्कर लगाता रहा, मगर ताला ही मिलता और नूरजहां वापस ना आई। मजबूरन वो दिलावर के घर चला गया। उसे सारी सूरत हाल बताई तो उसने खदशा जाहिर किया
कि कहीं अजरा बच्चों को ना ले गई हो। मुराद ने नूर जहाँ के इखलास और हमदर्दी के बारे में इसे बताया कि वो तो अजरा को अच्छा नहीं समझती, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती। मगर दिलावर ने कहा कि आजकल किसी पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। हो सकता है कि अजरा ने उसे लालच देकर अपना हम ख्याल बना लिया हो। खदशात तो मुराद के दिल में भी उभर रहे थे। एक दिन पहले ही अजरा यहाँ से होकर गई थी और वो हस्बे मामूल नूर जहाँ और अजरा को अकेला छोड़कर घर से बाहर चला गया था। उसकी गैर मौजूदगी में उनमें न जाने क्या बातचीत हुई होगी। बहरहाल रात उसने दिलावर के घर पर ही बसर की और सुबह दिलावर के साथ ही जैकब लाइन गया तो घर पर अभी तक ताला पड़ा था। पड़ोसियों से मालूम किया तो पता चला कि नूर जहाँ उनको बताकर गई थी कि वो अजरा के साथ जा रही है और चंद दिन बाद आएगी। दिलावर ने यह सुनकर मुराद से कहा, मुराद, अजरा का दौर चल गया है, वो अपना काम कर गई है, अब तुम ज़रा मुहतात रहो। मुराद के कपड़े लत्ते और तमाम ज़रूरी सामान सब कुछ घर के अंदर था और वो घर के अंदर नहीं जा सकता था। 3-4 दिन तक तो वो दिलावर के घर पर ही रहा। सुबह हस्बे मामूल ड्यूटी पर चला जाता और स्कूल से वापसी पर दिलावर के साथ ही रहता। 3-4 दिन के बाद जब मुराद और दिलावर फिर जैकब लाइन गए और बदस्तूर ताला लगा देखा तो पड़ोसियों से मालूम किया तो उन्होंने बताया कि नूर जहाँ कल आई थी और अपना तमाम सामान उठाकर ले गई है और मकान खाली कर गई है। अब तो जो रही सही उम्मीद थी वो भी दम तोड़ गई। नूर जहाँ रकम के लालच में आकर मुराद को धोखा दे गई थी और बच्चे भी उससे जुदा हो गए थे। अब दिलावर ने मुराद से कहा कि अब बेहतर यही है कि सब कुछ भूल जाओ और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करो। दिलावर का कहना था कि जैसी कोको वैसे बच्चे, यानी जैसी अजरा थी उसके बच्चे भी वैसे ही होंगे। इन बच्चों को भूल जाओ, न जाने बड़े होकर वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करें। इसलिए बेहतर यही है कि उन बच्चों को बुलाकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। दिलावर की बातें उसे अच्छी लग रही थी, शायद इसलिए कि मुराद उस डायन की बार बार की ज़्यादतियों और जुल्म से तंग आ चुका था, या फिर वाकई उसने ये सोच लिया था कि जैसी कोको वैसे बच्चे। और फिर मुराद खामोश हो रहा, ना ही बच्चों को ढूंढने की कोशिश की और ना ही नूर जहाँ या अजरा के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई की। अब मसला सिर्फ ये था कि मुराद का सब कुछ नूर जहाँ के कब्ज़े में था और वो बिल्कुल तही दामन था। अलबत्ता जो थोड़ी बहुत रकम इसके पास बची थी वो उसने अपने पास ही रखी थी। फिर चंद दिन तो वो दिलावर के घर पर ही रहा और फिर दिलावर के लाख मना करने के बाद उसने एक छोटा सा क्वार्टर किराए पर ले लिया और ज़रूरत की थोड़ी बहुत चीज़ें खरीद कर उसमें रहने लगा। एक दफ़ा फिर मुराद था और उसकी तन्हाइयाँ। दिन तो स्कूल की मसरूफियत में गुजर जाता, मगर रात को अकेले वक्त गुजारना दूभर हो जाता था। कभी कभार वो दिलावर के पास चला जाता तो कुछ तन्हाई दूर हो जाती और फिर वही कुछ। अभी मुराद बच्चों की जुदाई का गम ही नहीं भुला सका था कि एक दिन अचानक एक और बिजली आन गिरी। वो स्कूल में क्लास ले रहा था कि चपरासी ने आकर इतला दी कि उसका कोई मेहमान प्रिंसिपल साहब के दफ्तर में इंतज़ार कर रहा है। वो हैरान रह गया, उसका कोई मेहमान आज तक स्कूल नहीं आया था। जिन लोगों को पता था कि वो स्कूल में जॉब कर रहा है वो इसे मिलने वहाँ नहीं आते थे और वो शशोपंज में मुब्तला प्रिंसिपल साहब के कमरे की तरफ चला जा रहा था। जब वो ऑफिस में दाखिल हुआ तो सामने शमशेर साहब बैठे थे। शमशेर साहब एक अखबार के एडिटर थे और इसी एडवर्टाइजर्स के ज़िम्मा उनके अखबार का बिल वाजिब अदा था। वो उनको वहाँ देखकर परेशान तो हुआ, मगर ख़ुद को संभाला देकर उनसे बड़े इत्तेफाक से मिला और उनको लेकर स्कूल से बाहर आ गया। बाहर आकर एक रेस्टोरेंट में बैठकर उनको चाय वगैरह पिलाई और उनसे माजरत करते हुए कहा, शमशेर साहब, आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरे साथ क्या बीत रही है। मैं शर्मिंदा हूँ कि आपके वाजिबात अदा नहीं कर सका। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द आपके वाजिबात अदा कर दूँ। वैसे आपको मालूम कैसे हुआ कि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ? शमशेर ने उसकी तरफ अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहा, कमाल है, तो क्या आप यहाँ छुप कर बैठे हैं जो किसी को पता न चल सके? वैसे मुझे तो अजरा बेगम ने बताया था कि आप यहाँ हैं। उनकी बात सुनकर मुराद का शक यकीन में बदल गया। फिर उसने उनको किसी तरह मुतमईन करके रवाना किया और वापस स्कूल आ गया। मगर ये क्या, अब तो एक सिलसिला चल निकला था। हर दूसरे तीसरे रोज़ कोई ना कोई कर्ज़खा स्कूल पहुँच जाता। अजरा ने मुराद को तंग करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया था और इस तरह मुराद के लिए स्कूल में जॉब जारी रखना मुश्किल हो गया और उसे स्कूल से इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब वो एक बार फिर बेरोज़गार था और फिर से तलाश रोज़गार में सरगर्दा था। इसी तगदो में एक दिन वो मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगा रहा था
कि कहीं से भी मुस्बत जवाब न मिलने की वजह से परेशान सा एक बस स्टॉप पर खड़ा था कि अचानक एक ईदी एम्बुलेंस आकर उसके पास रुकी। जब उसने गौर से देखा तो एम्बुलेंस से गुलाम सुकलैन उतरकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो बड़े इत्तेफाक से मिला और इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद उससे ना मिलने का गिला शिकवा करने लगा। मुराद ने माजरत की। मुराद परेशान था और परेशानी उसके चेहरे से अयां थी। उसने मुराद का बाजू पकड़ा और एम्बुलेंस की तरफ बढ़ते हुए बोला, मुराद साहब, लगता है आप कुछ परेशान हैं, चलिए कहीं सुकून से बैठकर बातें करेंगे। और उसने एम्बुलेंस का अगला दरवाज़ा खोलकर मुराद को अंदर बिठाया और ख़ुद घूमकर ड्राइविंग सीट संभाल ली। रास्ते में हल्की फुल्की गुफ्तगू चलती रही और मुराद अपने बारे में उसको बताता रहा। इतने में गाड़ी एक होटल के सामने रुक चुकी थी और वो उतरकर होटल में आ बैठे। चाय मंगवाई गई और वहाँ मुराद ने अपने तमाम हालात उसके गोशगुजार कर दिए। गुलाम सुकलैन बड़ा मिलनसार और हमदर्द किस्म का लड़का था। उसने तमाम हालात बगौर सुने और फिर मुराद से पूछा, मुराद भाई, जो हुआ सो हुआ, अब आपके क्या इरादे हैं? मुराद ने इसे बताया कि वो किसी माकूल नौकरी की तलाश में है। तो उसने फ़ौरन कह डाला, मुराद भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप परेशान बिल्कुल ना हो। मैं आपको आपके शायाने शान मुलाजमत तो नहीं दिलवा सकता, अलबत्ता एक ऑफ़र मैं आपको दे सकता हूँ, और वो ये कि आप आज से बल्कि अभी से ख़ुद को ईदी सेंटर ठट्टा का इंचार्ज समझें। मैं आपको वहाँ रखवाऊँगा और इंशाअल्लाह आप वहाँ पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे। आपकी रहाइश का मसला भी हल हो जाएगा क्योंकि सेंटर में रहाइश का बंदोबस्त भी है। बस आप मेरे साथ चलें और काम संभालें। गुलाम सुकलैन ने अपनी बात ख़त्म करके इस्तिफ़ामिया नज़रों से मुराद की तरफ देखा तो उसके पास हाँ के सिवा कोई जवाब ना था। इतने में चाय ख़त्म हो चुकी थी और मुराद बगैर कुछ कहे उठकर उसके साथ एम्बुलेंस में बैठ गया और इस तरह वो ठट्टा पहुंच गए। ठट्टा पहुंचकर उसने काम के बारे मुराद को थोड़ा बहुत समझाया। बाकी वो पुराना रिकॉर्ड देखकर काम की नौयत समझ गया। उसने सेंटर के स्टाफ से मुराद का तारुफ करवाया कि ये हमारे नए इंचार्ज हैं। मुराद इसकी जुर्रत और एतमाद को देखकर हैरान हो रहा था कि उसने अपने सीनियर्स और हेड ऑफिस से बात भी नहीं की और ख़ुद ही इसे इंचार्ज बनाकर बिठा दिया था। बहरहाल उसने दूसरे दिन ही कराची जाकर अपने हेड ऑफिस से बात करके मुराद की तैनाती पक्की कर दी और मुराद ईदी सेंटर ठट्टा का इंचार्ज बन गया। तो नाजरीन, ये थी ख़ज़ां रसीदा की 11वीं किस्त। इस शानदार नावल की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द दोबारा हाज़िर होंगे। उम्मीद है कि आपको अगली किस्त का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।